हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं आपका दोस्त सियाबाज फिर हाजिर हूँ, लेके फिर एक किस्सा, एक नज़म, किसी के ख्याल में, किसी की याद में लेके चलूँगा आपको फिर किसी शायर की किताब में। दोस्तों, आज मैं आपको मिलवाऊँगा निदा फाजली से। जिन्हें मालूम है उन्हें मालूम है, और जिन्हें नहीं मालूम है उन्हें अब मालूम होगा। ये वो शायर है जिसने एक नज़म लिखी थी, तुम्हारी कब्र पर मैं फातिहा नहीं पढ़ सका। ये कहानी है एक ऐसे बेटे की जो अपने पिता के आखिरी सफ़र में शामिल नहीं हो सका। मजबूरी थी, फासला था, लेकिन दिल में एक आज़ुर्दगी रह गई, एक अफसोस जो लफ्ज़ों में ढलकर एक नज़म बन गया। कुछ लम्हे ज़िंदगी में कभी नहीं भूलते, और कुछ खताएं हमेशा दिल पर बोझ बन के रह जाती हैं। ये नज़म उसी का परिचय है। सोचो क्या दर्द रहा होगा उस बेटे का जो अपने बाप के जनाजे पे ना आ सके। एक बेपनाह दर्द और मजबूरी का इजहार है। ये नज़म उनके वालिद के इंतकाल पर लिखी गई थी, जब शायर किसी वजह से उनके जनाजे में शामिल ना हो सके। इस नज़म के ज़रिए शायर ना सिर्फ अपनी नदामत बयान करते हैं, मजबूरी बयान करते हैं, बल्कि इस जज्बे को भी सामने लाते हैं जो अक्सर लोगों को दूरी, मजबूरी या हालात के हाथों महसूस होता है। वो कसक के वक्त के आखिरी लम्हे में हम उन अपनों के पास नहीं पहुंच सके जिनके पास होना बहुत ज़रूरी था। तो इस नज़म में शायर जो उसके वालिद हैं उनसे रूबरू हो रहा है, और रूबरू होके उनसे बात करके माफ़ी मांग रहा है कि वो उनके जनाजे में नहीं आ सका, कुछ मजबूरी रही होगी। वो कहानियों और ख्वाबों के ज़रिए पुरानी यादों को याद करता है, वो दिन जब वो अपने वालिद के साथ गुजारता था। उसकी मजबूरी और अंदर का गिल्ट इस नज़म का मरकज़ी पहलू है। ये सिर्फ एक इंसान का दर्द नहीं, बल्कि हर उस शख्स का है जो किसी अपने के बिछड़ने पर उसके साथ नहीं हो सका। ये हकीकत है, ये सच्ची बात है, ये तमाम लोगों के साथ होता है। लेकिन हमारे पास अक्सर अल्फाज नहीं होते कि अपने जज्बात को कैसे बयां कर सकें। लेकिन निदा फाजली ने ये नज़म कहकर अपने इस दर्द को बयां किया है, और कैसा बदनसीब इंसान रहा होगा वो, जिसके बारे में आज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जिसने इतनी खूबसूरत नज़म लिख के अपने आप को तमाम उम्र के लिए हम लोगों की यादों में ज़िंदा रख लिया है। लेकिन इससे पहले कि मैं ये नज़म शुरू करूँ, मैं आपको बता दूँ कि फ़ातिहा का मतलब क्या होता है, क्योंकि इस नज़म में ये शायर कह रहा है कि मैं अपने बाप की कब्र पे फ़ातिहा नहीं पढ़ सका। तो जिन लोगों को नहीं मालूम है इस शब्द का मतलब, मैं उन्हें समझा दूँ कि फ़ातिहा एक तरीके की प्रेयर होती है। जैसे मान लो एक दुआ होती है, तो जब किसी का इंतकाल हो जाता है तो उसकी कब्र पे आके हम फ़ातिहा पढ़ते हैं। जैसे यूँ कह लो कि मैं तुम्हारी कब्र पे फ़ातिहा पढ़ने नहीं आया, या फ़ातिहा पढ़ने का वक्त हो गया, इस किस्म से इसको समझो। तो ये जो दुआ है, ये दरअसल कुरान का पहला चैप्टर है। और जैसे हम जिंदा लोगों के लिए दुआ करते हैं, वैसे ही ये दुआ मरहूम, मतलब जो लोग अब नहीं हैं दुनिया में, उनके लिए होती है। उनके लिए एक तोहफा है, एक याद है, और एक प्यार भरा सलाम है। तो चलिए अब इस नज़म को, इस दर्द भरी नज़म को शुरू करते हैं। और याद रखिएगा, ये मननसीबी किसी के साथ भी घट सकती है। हमें नहीं मालूम कौन कब बदनसीब हो जाए। तो शायर कहता है, तुम्हारी कब्र पर मैं फातिहा पढ़ने नहीं आया। मुझे मालूम था तुम मर नहीं सकते। तुम्हारी मौत की सच्ची खबर जिसने उड़ाई थी वो झूठा था। तुम्हारी मौत की सच्ची खबर जिसने उड़ाई थी वो झूठा था। वो तुम कब थे, कोई सूखा हुआ पत्ता हवा से मिलके टूटा था। मेरी आंखें तुम्हारे मंजरों में कैद हैं अब तक। मेरी आंखें तुम्हारे मंजरों में कैद हैं अब तक। मैं जो भी देखता हूँ सोचता हूँ वो वही है जो तुम्हारी नेक नामी और बदनामी की दुनिया थी। मैंने लिखने के लिए जब भी कलम कागज उठाया, मैंने लिखने के लिए जब भी कलम कागज उठाया, तुम्हें बैठा अपनी ही कुर्सी पे पाया। मेरी आवाज में छुपकर
तुम्हारा ज़हन रहता है। ज़हन कहते हैं दिमाग को। मेरी आवाज़ में छुपकर तुम्हारा ज़हन रहता है। तुम्हारी कब्र पर जिसने नाम तुम्हारा लिखा है वो झूठा है। तुम्हारी कब्र पर जिसने नाम तुम्हारा लिखा है वो झूठा है। तुम्हारी कब्र में मैं दफन हूँ, तुम मुझ में जिंदा हो। तुम्हारी कब्र में मैं दफन हूँ, तुम मुझ में जिंदा हो। कभी फुर्सत मिले तो फातिहा पढ़ने चले आना। तो नज़म यहीं पे ख़त्म होती है, लेकिन तुम सोचो, ये शायर शुरू करता है कह के कि मैं तुम्हारी कब्र पे फातिहा पढ़ने नहीं आया, और आखिरी लाइन है, कभी फुर्सत मिले तो फातिहा पढ़ने चले आना। तो जो शायर है अपने बाप से, अपने वालिद से रूबरू हो रहा है, बात कर रहा है, जो अब इस दुनिया में नहीं है, जानता है वो भी, लेकिन वो अपने बाप से अपनी गलती का, अपनी मजबूरी का, अपनी बेबसी का इजहार करते हुए कहता है, दरअसल वो हम सबको ये बता रहा है कि उसकी बाप के मौत के बाद वो खुद मर चुका है। जो शायर है वो जीते जी मर चुका है, और जो बाप कब्र में दफन है वो उसका बाप कहाँ है। वो कह रहा है शायर कि तुम्हारी जगह तो दरअसल मैं दफन हूँ, मैं तो जीते जी मर गया हूँ, और तुम जो अब इस दुनिया में नहीं हो, जो अब इस अंतरिक्ष में, इस ब्रह्मांड में, इस कॉस्मोस में एक तरीके से एक परमानेंट मेमोरी बन के रह गया है। अगर तुम दुनिया में ज़िंदगी और मौत की इस दीवार को फांद गए हो और तुम्हें सब मालूम है अब, तो हो सके तो मेरे जैसे जिंदा मुर्दा के लिए फातिहा पढ़ने आ जाना। ये शायरी की खूबसूरती है, और शायद ये सिर्फ शायरी में हो सकता है कि तुम कम शब्दों में, कम अल्फाजों में वो चीज़ बयां कर सको जो शायद कोई पीएचडी करके भी ना बयां कर सके। कम बातों में ज़्यादा बात कह देना, खामोशी से एक इशारा कर देना कि किसी इंसान की पूरी ज़िंदगी समराइज हो जाए, ये शायरी का कमाल है। और मुझे लगता है ये वो नज़म है जिसको सुनने के बाद मैं निदा फ़ाज़ली का एक मुरीद हो गया। जैसे मैं कभी परवीन शाकिर का हुआ था, जैसे मैं अमृता प्रीतम का हुआ था। ऐसे बहुत से शायर हैं जो कम कह के बहुत कुछ कह देते हैं, जो कि इशारा करके सब कुछ समझा देते हैं। ये वो लोग हैं जिनकी ज़िंदगी में इतना गम है कि उसे समझाने का उनको तरीका और कोई नहीं आता, बस कुछ लिख देते हैं। लिख के उन्हें भूल जाया जाता है, लेकिन फिर भी उनकी नज़में हम लोगों में ज़िंदा रहती हैं। और मैं इस उम्मीद से ये नज़म आप लोगों को बता रहा हूँ कि मुझको तो शायरी में बहुत इंटरेस्ट है, लेकिन जितने लोगों को नहीं भी है, उन लोगों को भी यह मालूम हो कि ऐसे भी लोग रहे हैं जिनके साथ ऐसा कुछ घटा था, और उन्होंने इस चीज़ को इतनी खूबसूरती से बयां किया। तुम्हारे पास तमाम एक्सप्लेनेशंस हैं ज़िंदगी में दुखी रहने की, अफसोस करने की, लेकिन शायरी, क्रिएटिविटी, पेंटिंग, कोई भी ऐसा हुनर जिसमें तुम अपने आप को भूल जाओ, वो दरअसल तुम्हारे दर्द का एक्सप्रेशन होता है। तो मैं इस नज़म को बड़े दुख के साथ पढ़ रहा हूँ, मगर इस बात की खुशी ज़रूर है कि इस शायर को पढ़ने का हुनर मुझ में आ सका, कि मैं इस काबिल बन सका कि इस चीज़ को पढ़ सकूं। तो जब तक आप लोगों के वालिदैन, आपके माँ बाप ज़िंदा हैं, तब तक उनकी कदर करिए, क्योंकि ऐसा कोई ना कोई शायर ज़रूर रहा है दुनिया में, ऐसा कोई ना कोई शख्स ज़रूर रहा है जो अपने माँ बाप में से किसी एक की या दोनों की मौत पे भी नहीं जा सका है। तुम इसको एक फ़िलोसॉफ़िकल एंगल देके लेके भी समझो। ये सिर्फ़ एक नज़म नहीं है कि तुमने कोई वीडियो देखा और तुम उसको भूल गए। इससे कोई सबक लेके जाओ कि जब तक वो ज़िंदा हैं तब तक उनकी कदर करो। तुम्हें खुद नहीं पता है, कोई वो जो बेटा पैदा हुआ था, निदा फ़ाज़ली, उसने कभी ये थोड़ी ना सोचा होगा कि वो अपने बाप की मौत पे भी नहीं जाएगा। लेकिन मजबूरी, दुनिया है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए याद रखना, जो दर्द है वो शायर लिख के बयां करता है, जो पेंटर है वो पेंटिंग बना के बयां करता है, और वो अमर हो जाती है। जिसमें दर्द होगा वो हमेशा हम उससे रिलेट करते हैं। अगेन, आई एम गेटिंग फिलोसॉफिकल, आई डू नॉट इंटेंड टू, मगर आपको ये नज़म अगर पसंद आई हो तो मेरी एक रिक्वेस्ट है
आप प्लीज़ निदा फ़ाज़ली की और भी नज़में पढ़ना, बहुत खूबसूरत नज़में लिखते हैं वो। और उनकी नज़मों में मैंने जो जितनी नज़में उनकी, जितनी शायरी उनकी पढ़ी है, मैंने ये समझा है कि उनकी नज़मों में अक्सर एक तंज़ हुआ करता है। जैसे एक दर्द होता है, जिसे इंसान हँस-हँस के बयाँ करे, वो उनकी नज़मों की ख़ासियत है, उनकी अ, पोएट्री की खूबसूरती है। मैं वेरीफ़ाई तो नहीं कर सकता, मगर इस बात के बारे में कहा जाता है, ये कही जाती है बात कि वो जिससे मोहब्बत करते थे, उस लड़की की डेथ हो गई, इंतकाल हो गया, जो भी है, और इस वजह से वो शायर बन गए। इंटरनेट से मिली खबर है, तो मैं इसको वेरीफ़ाई नहीं करता, मगर ऐसा सुनने में आता है। वो सुनने में आता है, जो सच है कि झूठ है वो मेरे को मालूम नहीं, लेकिन ये जो उन्होंने नज़्म लिखी है, इससे यकीन होता है कि शायर में बहुत दर्द था, और वो दर्द मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, ताकि आपको ये दर्द ना मिले। इसलिए अपना ख्याल रखिएगा, और उनका भी, जो आपके करीब है, अल करीब है। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। ज़िंदगी की मसरूफ़ियत ऐसी है कि ना खुद के लिए वक्त है, ना शायरी के लिए वक्त, लेकिन फिर भी आप लोगों का प्यार मुझे अक्सर बार बार बुला देता है। अपना ख्याल रखिएगा।